वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेडिवल हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेडिवल हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट देखिए बना दी है। एंशिएंट हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनी है, मेडिवल की भी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। और सब मैं पिन कमेंट में भी आप बताएंगे तो मैं प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। उन सबको देखिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एक वीडियो मैंने डाला है कि यूपी पीसीएस के लिए क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको भी देख लीजिए, ठीक है। यूपी जीके ख़त्म हो चुकी है, उसके 500 एमसीक्यू भी डाल दिए। अब ये बताइए, यूपी जीके के पीवाईक्यू आप लोग कर लोगे या पीवाईक्यू भी मैं करा दूं तो उसका काम ही खत्म हो जाए यूपी जीके का, ठीक है। चलिए बताइएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है। इससे पहले गुलाम वंश पूरा पढ़ चुके हैं, उसको भी देख डालिए। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से 1320। इससे पहले कौन था? गुलाम वंश। उसकी शुरुआत कब होती है? 1206 से 1290, ठीक है। फिर अब आ जाता है अपना खिलजी और 1290 से 1320, ठीक है। अब खिलजी का जो शासक होता है जलालुद्दीन खिलजी जो होता है, सबसे पहला शासक यही होता है। 1290 से 1296 तक इसका शासन रहता है, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। अब इसके पास उपाधि क्या रहती है? इब्रे सईफ या तलवार का पुत्र है, ये तलवार का पुत्र। शाइस्ता खां 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था, सबसे वृद्ध सुल्तान थे। 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनने का इनको जुनून चढ़ा था भैया, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी कब्र में पैर लटके थे पर इनको सुल्तान बनना है। चलिए, इब्राहिम रकनुद्दीन। कौन? इब्राहिम रकनुद्दीन। 1296 में फिर ये आ जाता है थोड़े टाइम के लिए, इब्राहिम रकनुद्दीन। पर जैसे ही उसके बाद आता है भैया अलाउद्दीन खिलजी, मेन सबसे रूलर यही होता है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक रूल करता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, इसका टाइम पीरियड याद रखना है आपको। अब इसकी उपाधियाँ क्या क्या थी? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया, क्या? अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वाह दीन मोहम्मद शाह खिलजी। अरे वाह भाई वाह, बोलते बोलते जल्दी बोल भाई, पनवेल निकलना वही हो गया। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी, ठीक है। सल्तनत का समुद्रगुप्त इसको बोलते थे, सल्तनत का समुद्रगुप्त भी बोलते थे, ठीक है। स्टैनले लेनपूल ने इसको सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा, ठीक है। अब इससे संबंधित संस्कृत शिलालेख है जोधपुर स्थित पांडुआ शिलालेख। कौन सा? जोधपुर स्थित पांडुआ शिलालेख, ठीक है। जोधपुर स्थित पांडुआ शिलालेख। फिर आता है शिहाबुद्दीन उमर, 1316 में। कौन आता है? शिहाबुद्दीन उमर 1316 में आता है। फिर आता है मुबारक शाह, जो कि 1316 से 1320 रहता है। यही मुबारक शाह कब तक रहता है? 1316 से 1320, 1316 1320, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन खुसरो, ये आखिरी खिलजी शासक, ये खिलजी शासक नहीं था, ठीक है। ये भी चीज़ है, नसीरुद्दीन खुसरो ये खिलजी शासक नहीं था, 1320 में ही आता है। पैगंबर का सेनापति भी इसको कहते थे। खुसरो की उपाधि इसको दी थी मुबारक खिलजी ने। किसने? मुबारक खिलजी ने इसको खुसरो की उपाधि दी थी, ठीक है। और मुबारक शाह खलीफत उल्लाह अल इमाम अल इदाम, यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो और सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफतुल्लाह अंकित करी थी, वो था मुबारक शाह। कौन था? मुबारक शाह, ठीक है। अब चलिए सबके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी टाइम पीरियड देख ही लिया आपने, 1290 से 1296। 70 वर्ष की उम्र में शासक बना, ये भी देख लिया आपने, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 में ही होगी। कौन करेगा? जलालुद्दीन खिलजी ही करेगा। इसका राज्याभिषेक 70 वर्ष की उम्र में होता है किलो खरी महल में। कहाँ पे? किलो खरी महल में, कीलूगढ़ी में, किलो खरी महल में 70 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक होता है। अब जलालुद्दीन खिलजी के क्या क्या अभियान रहते हैं? 1290 में रणथंबोर अभियान, 1292 में जलालुद्दीन ने मंडौर दुर्ग राजपूतों से छीन लिया। कौन सा? मंडौर दुर्ग राजपूतों से छीन लिया। फिर 1292 में कड़ा एवं मानिकपुर के इक्तेदार अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा में भिलसा की लूट की। 1292 में कड़ा और मनकापुर का ये इक्तेदार था अलाउद्दीन खिलजी इसका। बाद में ये जलालुद्दीन की हत्या कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बगावत को निभाने के लिए इब्रे शरीफ तलवार का बेटा नारा लगाया, जो उसकी उपाधि थी, यह भी देख लिया हमने, ठीक है। तलवार का बेटा इब्रे शरीफ। सुल्तान जलालुद्दीन पगड़ी धारण करता था और मंगोलों के बीच में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का श्रेय इसी को जाता है, जलालुद्दीन को। किसको? जलालुद्दीन को। नयन नैनी जलालुद्दीन खिलजी का अधिकारी था। जलालुद्दीन खिलजी का अधिकारी नयन नैनी था। समकालीन संत कौन था? शेख बशीर। समकालीन संत शेख बशीर ने क्या कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था, जो इसके साम्राज्य का आधार है वो स्थायी नहीं था। किसने कहा है? शेख बशीर ने। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को आमीर तुजूक, क्या
आमिर तुजूक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। ठीक है, ये आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा, जलालुद्दीन मतलब अलाउद्दीन खिलजी उसकी बेटी को का हाथ मांग लेता है ना। फिर मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण अलाउद्दीन खिलजी को काड़ा मानिकपुर की सूबेदारी भी मिल जाती है। जलालुद्दीन खिलजी का निष्ठावाद, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था ये सब। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ होता है? किलोखोरी में होता है। जलालुद्दीन एक वृद्ध शासक था, उसने अपने दुश्मनों के विरुद्ध दुर्बल नीति अपनाई थी। कैसी दुर्बल नीतियाँ थी? अलाउद्दीन खिलजी इसको मार देगा बाद में। सीदी मौला को विद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण मृत्युदंड दिया था इसने। किसको? सीदी मौला को। ठीक है, अब जलालुद्दीन को मार देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, खुद शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म जो है भारत शासन में सिरसा में होता है। इसका मूल नाम जो था अली या अली गुसर्ब था, अली या अली गुसर्ब। इसका राज्याभिषेक जो है 1296 में रकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में स्थित दौलत खाने जुलूस में अलाउद्दीन ने राज्याभिषेक किया था अपना। ठीक है, मतलब अब इसका राज्याभिषेक कहाँ होता? अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, मतलब जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन के बाद रकनुद्दीन बचता है, जब ये इसको मार देता है तो फिर उसको हटा के ये बनता है शासक 1296 में। ठीक है, और अपना राज्याभिषेक करवाता है। उपाधि क्या क्या लेता है ये? अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादिन मोहम्मद शाह खिलजी। ठीक है, सिकंदर द्वितीय भी कहते थे। सल्तनत का समुद्रगुप्त, इसको स्टैनले लेनपुल ने कहा था सल्तनत का समुद्रगुप्त। यामीन उल खिलाफत नासिर आमीन मोमीन, यामीर उल खिलाफत नासिर यामीन मोमीन भी इसको कहते थे। पिता का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, मसूद खिलजी। 1303 ये याद रखना, चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था लागू की थी। जब इसने चित्तौड़ पर विजय पा ली थी, कब? 1303 में, तब इसने बाजार व्यवस्था लागू करी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुजरात अभियान। ये 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा था। किसको भेजा गुजरात विजय के लिए? उलूग खां और नुसरत खां को। जैसलमेर विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। जैसलमेर विजय कब की? 1299 में। ठीक है, जैसलमेर विजय। रणथंभौर 1301 में उलूग खां और नुसरत खां ने रणथंभौर अभियान किया। ठीक है, इन्हीं दोनों ने गुजरात का भी किया, इन्हीं दोनों ने रणथंभौर का भी। चित्तौड़ अभियान 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने खुद करा चित्तौड़ अभियान रानी पद्मावत के लिए, ऐसा कहा जाता है। मालवा 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शीतल देव को हराया, मालवा के। फिर जालौर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुलो बिहिशत के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके? गुलो बिहिशत, स्त्री के। उसमें ये पूछ सकता है आपसे कि अलाउद्दीन ने किस स्त्री के नेतृत्व में सेना कहाँ भेजी थी? तो जालौर में भेजी 1311 में, नौकरानी गुलो बिहिशत। ठीक है, गुलो बिहिशत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की चीज़ें याद रखा करो। ये सब चीज़ें थोड़ी ऑड होती हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके दक्षिण अभियान कुछ देख लेते हैं। अभियान का नेतृत्व जो है दक्षिण अभियान नायाब उप सुल्तान मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ था। दक्षिण अभियान किसके उसमें हुआ था? मलिक कफूर के नेतृत्व में हुआ था। ख्वाजा हाजी उसका सहायक था, ख्वाजा हाजी उसका सहायक था। 1307 ईस्वी में मलिक कफूर ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को भी हराया था। मलिक कफूर गया था वहाँ पे, जिसने किसको हराया? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को। फिर वरंगल की बात करें अगर 1309 में तेलंगाना पर आक्रमण हुआ, उसकी राजधानी वरंगल थी। किसकी? तेलंगाना की। यहाँ पर काकत्या वंश का शासन था। किसका था? काकत्या वंश का। होयसाला की बात करें अगर तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन होयसाला शासक वीर बल्लाल तृतीय था। कौन था? वीर बल्लाल तृतीय। और 1310 ईस्वी में कफूर ने होयसाल पर आक्रमण किया था। किस पर? होयसाल पर। पांड्या राज की बात करेंगे तो 1311 में कफूर ने पांड्या राज पर हमला किया। मतलब कहने का साउथ में जितना भी इन्वेजन करने के लिए भेजा गया तो उसने मलिक कफूर को भेजा, उसका बहुत ही खास है ना, तो उसकी बेगम भी बोला जाता था उसको एक तरह से, है ना। खैर आपको ये याद रखना, उत्तर प्रदेश के अभियान, उत्तर भारत के अभियान माफ़ कीजिएगा, और ये दक्षिण भारत के अभियान अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जालौर, और ये आपका वरंगल, होयसाल, देवगिरी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले प्रमुख विद्रोह देख लेते हैं। एक है नवीन मुसलमानों मंगोलों का विद्रोह। ठीक है, यह अलाउद्दीन खिलजी के काल में होने वाला पहला विद्रोह था, जो मंगोलों ने विद्रोह करा, पहला विद्रोह था। 1299 में नवीन मुसलमानों ने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर विद्रोह कर दिया कि जो भी गुजरात में जीता है वो हमें भी चाहिए। इसके लिए आपस ही में लड़ाई हो गई इन लोगों की। ठीक है, कब? 1299 में। अकत खां का विद्रोह, दूसरा विद्रोह 1301 में हुआ, जब अलाउद्दीन के विरुद्ध उसका भतीजा अकत खां ने किया। ठीक है, उसके विरुद्ध वही शासन के लिए। देखा होगा नहीं वो जो गाना होता है अलबी या गैस वाला,
वो कौन सी पिक्चर है, पद्मावत में उसको मार देता है जो है ना, अकत खां। फिर मंगू खां का विद्रोह, तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भांजे उमर जो कि बदायूं इक़्तिदार था, मूंगा खां अवध का इक़्तिदार ने किया। अब सबको देखो शासन करना है तो ये लोग आपस ही में लड़ते रहते थे, ठीक है। हाजी मौला का विद्रोह हुआ, चौथा विद्रोह दिल्ली में हाजी मौला ने किया, हाजी मौला, ठीक है। तो ये भी याद कर सकते हो, पूछ सकता है आपसे। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रशासनिक विनियमन यानी अध्यादेश पारित किए, जिसमें निरोधी नियमों की संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरोधी नियमों की संहिता, ठीक है। कौन कौन से? धनी व्यक्ति की संपत्ति छीनना, सर्वप्रथम व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात किया, जो भी बहुत ज़्यादा रईस था जिसके पास बहुत पैसा था उस पर आघात किया। उसने दान में दी गई भूमि, उपहार, इनाम, वक्फ आदि ये सब छीन लिए, जिसको दान में मिली थी, उपहार में मिली थी, इनाम में मिली थी, वक्फ तक की ज़मीनें को छीन लिया इसने। गुप्तचर विभाग का गठन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय अध्यादेश से साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया उसने। और जासूसों का प्रमुख कौन होता था? बरीद, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बरीद कौन होता है, तो जासूसों का प्रमुख होता था। और एवं जो मुहनियन है, मुहनियन और मुनहिस, मुहनियन और मुनहिस ये जासूसों की नियुक्ति थी। मुनहियन और मुनहिस ये जासूस थे। जासूस कौन थे? मुहनियन और मुनहिस, और बरीद जासूसों का प्रमुख, ठीक है। फिर आता है मद्य निषेध। मद्य निषेध की बात करें तो शराब, भांग, गांजा, जुआ आदि के निषेध से संबंधित तीसरा अध्यादेश था। शराब, भांग, गांजा, जुआ ये सब। फिर अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया। अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध, सरदारों, अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिए इसने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रशासन, अब ये इसको 5 स्टार बनाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसी से आता है अगर सबसे ज़्यादा जो आता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा रेलेवेंट है, चलिए देख लेते हैं इसको। दीवान इंशा, जो आपको याद रखना, दीवान इंशा, इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना। क्या? शाही आदेशों, पत्रों का प्रारूप तैयार करना तथा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना। स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना था किसका? दीवान इंशा का। दीवान रसालत, पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना एवं विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना, ठीक है। पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना और विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना। दीवान रियासत की अगर बात करें, इसका कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना था और आर्थिक नियमों को लागू करना था। दीवान रियासत का ये वाणिज्य मंत्री था, ठीक है। दीवान वज़रत जो था, वज़रत नाम से ही वजीर पता चल रहा है, इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका वित्त जो मुख्य विभाग था वो वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग, ठीक है। दीवान आरिस की अगर बात करें तो आरिज़ मुमालिक युद्ध मंत्री व सैन्य मंत्री होता था। आरिज़ मुमालिक क्या था? युद्ध मंत्री और सैन्य मंत्री था। सेना की भर्ती ये करता था, इंपॉर्टेंट है ये। वेतन बांटना, सेना का हुलिया और सैनिकों की नामावली दीवान आरिस करता था। शाहने मंडी, बाजार नियंत्रण, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। शाहने मंडी, बाजार का प्रमुख शहना था और तीनों शहना का प्रमुख शाहने मंडी होता था, ठीक है। शाहने मंडी। मुहतसिब की बात करें अगर तो यह जन साधारण के आचरण का रक्षक एवं माप तौल का निरीक्षण करता था, ठीक है। जन साधारण के आचरण का रक्षक और माप तौल का निरीक्षण करता था ये। फिर आता है आपका परवाना नवीश। कौन? परवाना नवीश, यह व्यापारियों को परमिट देता था, ठीक है। परमिट जारी करता था, जो नहीं आज भी परमिट जारी होते हैं। परमिट मतलब एक तरह से लाइसेंस, परमिशन। मुनहियस या मुनी ये जासूस होते थे, ये अभी पढ़ा हमने। बरीद मुमलिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कौन? बरीद मुमलिक। वकील दर की बात करें तो राजमहल के कार्यों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी था। कौन? वकील दर, राजमहल के कार्यों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी। फिर आता है सर्जनादर। सर्जनादर कौन था? सुल्तान के अंगरक्षकों के मुखिया को कहता था। सुल्तान के जो अंगरक्षक थे उनके मुखिया को कहता था सर्जनादर। इनके अतिरिक्त राजमहल के कुछ अन्य अधिकारी कौन थे? आमिर आखूर, शान पील, आमिर शिकार, शरबाबदार। तो इसमें से देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 5 स्टार मैंने इसलिए करा, ये एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित करा था। धर्म पर राज का नियंत्रण था, कोई भी अपना धर्म फॉलो करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती थी, पूरी तरह से कंट्रोल करा था इसने। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नसीरी आमिर उल मुमलिन बताया था। देखा, अभी हम लोगों ने उपाधि इसकी वही है ये। और अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफ़ार खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। मंगोलों से युद्ध भी हुआ था इनका। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर किया, ये आप देख चुके हो। और पद्मिनी की कहानी का जो आधार है वो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य है पद्मावत पुस्तक। कौन सी? पद्मावत पुस्तक। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर
उसे प्रतिवर्ष एलिचूर की आय भेजने का वायदा किया था कि ठीक है, कहाँ की भाई, प्रतिवर्ष एलिचपुर, जितना भी पैसा आएगा वो हम आपको देंगे। क्यों? इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। परंतु 1305 ईस्वी में और 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, इसलिए भैया ये सनक गया। और 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। क्यों? पैसा नहीं मिला, सिंपल सी चीज़। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय रानी की उपाधि भी दी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया। ठीक है कि जाओ बेटा मौज करो। 1312 में मलिक कफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया और मलिक कफूर का अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने कहाँ प्राप्त किया था? गुजरात विजय के दौरान। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। याद रखना, भूमि की पैमाइश मतलब नाप के आधार पर कितना क्या है उस हिसाब से टैक्स लेगा। और अलाउद्दीन ने अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखरज, कौन सा? दीवाने मुस्तखरज की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट है। दीवाने मुस्तखरज क्या था? ये जो कर वगैरह वसूल करना होता था उसके लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% खर्च के रूप में निश्चित किया। इंपॉर्टेंट है, कितना? 50%। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण की नीति लागू की। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। किसको? मलिक कबूल का। सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 कर लगाए गए। एक घरी कर जो घरों एवं झोपड़ियों पर लगता था, दूसरा चराई कर जो दुधारू पशु नहीं होते थे जो चारा खाते हैं उन पर भी लगाया है ना। 2 टाइप के टैक्स लगाए इसने। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने वैश्यावृत्ति रोकने का प्रयास किया और मुगल काल में औरंगजेब ने भी वैश्यावृत्ति का निषेध किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैश्यावृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करा, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में, और मुगल काल में औरंगजेब ने करा। और मिडीवल में आपको 2 ही पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। ठीक है। अकबर ने वैश्याओं को शहर से हटाकर शैतानपुरी में बसा दिया था। कहाँ? शैतानपुरी। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। 1316 से 1320 तक इसका शासन रहेगा। यह दिल्ली सुल्तान का एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। इसने उपाधि ली थी खलीफत उल उल्लाह अल इमाम अल इजाम। सिक्कों पर उसकी उपाधि खलीफतुल्ला, कौन सी? खलीफतुल्ला अंकित है, खलीफतुल्ला। मुबारक खिलजी का शासन उदारता के साथ आरंभ हुआ है। किसके साथ? उदारता के साथ। उसकी नीति थी क्षमा करो और भूल जाओ। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की नीति क्या की? क्षमा करो और भूल जाओ। उस दिन सुल्तान बना, उसी दिन कैदियों को कारागार से इसने मुक्त कर दिया था सारे। लोकप्रियता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के सभी भूमि एवं बाजार संबंधी विनियमों का अंत कर दिया था। उसके शासनकाल में खुतों एवं मुकदमों के सारे विशेषाधिकार लौटा दिए गए। अपने 4 वर्ष एवं 4 माह के शासनकाल के दौरान उसने याचकों के प्रार्थना पत्र पुनः स्वीकार करना शुरू किया जिसे अलाउद्दीन ने बंद कर दिया था। ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना, मलिक दिनार जो अलाउद्दीन का शाहनाए पील था, उसको जफ़र खां की उपाधि दी। किसको जफ़र खां की उपाधि दी? मलिक दिनार को। बरनी के अनुसार अगर देखें तो मुबारक खिलजी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता। कौन? मुबारक खिलजी। और कभी कभी तो नग्न हो दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मतलब बड़ा ही बदतमीज शासक था ये। मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद या खुतबाबाद रखा। क्या रखा? कुतुबाबाद या खुतबाबाद। उसी ने देवगिरी को सल्तनत का अटूट हिस्सा बनाया। किसने? मुबारक खिलजी ने। और देवगिरी को अपने अधीन प्रभावी ढंग से कर लिया। मुबारक खिलजी ने यहाँ टकसाल स्थापित की थी। देवगिरी को कुबुतुल इस्लाम या कुबुतुल नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था देवगिरी को? कुबुतुल इस्लाम या कुबुतुल नगर। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली को कहा गया और यहाँ इसी नाम से एक मस्जिद भी है ना, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुबाबाद का नाम दौलताबाद रखा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी हम पढ़ाएंगे आपको तुगलक डायनेस्टी में। कुतुबाबाद का नाम क्या रख दिया? दौलताबाद। और स्टैनले लोप जो लेनपुल है उसने क्या कहा है कि दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। किसका? गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नसीरुद्दीन खुशरवाह शाह के बारे में, जो कि बहुत ही कम शासन है, अप्रैल 1320 से सितंबर 1320 तक। ठीक है। इसने पैगंबर का सेनापति भी खुद को कहता था, पैगंबर का सेनापति उपाधि ली थी। खुसरो मलिक नसीरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बना। कौन? खुसरो मलिक। किस नाम से? नसीरुद्दीन। वह गुजरात का निवासी था। उसे मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी। किसने? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री ही बनाया इसको।
खुसरो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। खुसरो जो था हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। मिडिल हिस्ट्री में बहुत लोग परिवर्तित हुए। देखिए आज जो मुसलमान हैं वो कई हिंदू ही थे। जिसे गुजराती हिंदू सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। उसने खिजर खां की विधवा जो थी देवल देवी से विवाह कर लिया और उसने आइन उल मुल्क मुल्तानी को उसकी विद्वता के आधार पर आलिम मुल्क तथा यूसुफ सूफ़ी खां को उपाधि भी दी थी उसने। ठीक है, तो इसको आपको इतना कुछ नहीं, ये इतना खास नहीं है। हुस्माउद्दीन को खाने खाना तथा बारूद रंढोल को रायरिया की उपाधि दी गई है। किसको? हुस्माउद्दीन को। ठीक है, उसके बाद जो है खुसरो जो है खुशरवा शाह के विरोधियों ने उसे इस्लाम का शत्रु कहा और इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया उसके विरुद्ध कि भैया इस्लाम खतरे में। देखिए ये इस्लाम खतरे में तब से चलता आ रहा, आज भी देखिए आप ये कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो बरगलाने का काम करते हैं। धर्म कोई खतरे में नहीं आता है। धर्म को क्या ही है यार, ईश्वर जो है वो जब जिस दिन चाहेगा सांस रोक देगा एक पल में, है ना। अल्लाह हो, ईश्वर हो, कुछ भी एक पल में तुम्हें मिटा देगा, तो क्या ही तुम उसको खतरे में लाओगे यार। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में इक्तादारी का विकास देखते हैं जो कि काफ़ी रेलेवेंट है। एग्जाम में इक्तादारी से बहुत बार सवाल आ चुका है। मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। सबसे पहले भारत में इक्तादारी प्रथा का आरंभ मोहम्मद गौरी ने किया था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कहीं कि भारत में इक्तादारी की शुरुआत किसने करी थी? मोहम्मद गौरी ने। 1192 में ऐबक को हांसी की इक्ता तथा मलिक नसीरुद्दीन एतमूर को उच्च एवं मुल्तान की इक्ता दी थी। ठीक है, तो ये नहीं, ये जरूर याद रखना। उसके बाद उसने मलिक नसीरुद्दीन कबूचा को उच्च का इक्तादार बनाया था। ऐबक ने भी इसका विस्तार किया, ये आपको याद रखना है। मैं उसको रेड कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इसका विस्तार किया। सबसे पहले किसने चलाया? मोहम्मद गौरी ने। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण इक्ता बदायूं का इक्तादार बनाया गया था। अब इल्तुतमिश की अगर बात करें, गौरी एवं ऐबक ने इक्ता व्यवस्था में छिटपुट स्तर पर ही कार्य किया, मतलब छोटा मोटा कार्य किया। इल्तुतमिश ही था जिसने एक निश्चित नीति के तहत इक्तादारी व्यवस्था को अपने प्रशासन का अंग बनाया। मतलब असली में जो नींव रखी इक्तादारी सिस्टम की वो इल्तुतमिश ही को मानते हैं। बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश ने दोआब के क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिकों को इक्ता दिया था। किसको? 2000 तुर्क सैनिकों को। बलबन की बात करते हैं। बलबन, इसने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की थी। इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति की। बलबन ने 2000 अक्ताओं की जांच करवाई और पेंशन के बदले इक्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया था, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के सलाह पर उसे यह आदेश वापस लेना पड़ा। बलबन ने सैनिक इक्तादारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौन कौन? सर्वप्रथम बलबन ने मुक्ता को अपना और अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद फवाजिल को सुल्तान के पास भेजने का नियम बनाया। अलाउद्दीन खिलजी, इसने छोटी इक्ताओं का खालसा में बदल दिए। जो छोटी छोटी इक्ताएँ थी उसको खालसा में बदल दिए और इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई। ठीक है, इक्ता सिस्टम होता क्या था? वो इक्ता मतलब एक तरह से एक पोस्ट बना दी थी, उसको पैसा लेते थे जहाँ से, ठीक है, कि वहाँ से टैक्स वैक्स आप ही वसूलोगे, इक्तादारी। लोधी के काल की बात करें तो भूमि पुनर्हस्तांतरण बहुत प्रचलित प्रथा हो गई थी और लोधी सुल्तानों ने बड़े बड़े भूखंडों को अक्ताओं के रूप में आवंटित किया था। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। एक विशेषता यह देखी गई कि अब से सेनापति अपने अधीन इक्ता का विखंडन कर उसे अपने सैनिकों को वितरित करने लग गए थे। मतलब क्या हो गया? इक्ता सिस्टम अब अपने सैनिकों को देने लग गए थे और वे अपनी इक्ता में से भू क्षेत्र का राजस्व भी वेतन के रूप में अपने सैनिकों को आवंटित करते थे। जितना भी मतलब आता था पैसा सेनाओं में भी बांटते थे। इक्ता को आधिकारिक रूप से वजहदार कहा जाने लगा। क्या? वजहदार। सुर शासकों ने भी अपने अमीरों को वजहदारी इक्ता प्रदान किया था। इस प्रकार भू राजस्व अनुदानों द्वारा दे वेतन वजह कहलाया। क्या कहलाया? ये आपको ये लाइन याद रखनी है। कौन सी? भू राजस्व अनुदानों द्वारा दे वेतन क्या कहलाया? वजह कहलाया। ठीक है। स्थानीय प्रशासन की बात करें अगर, प्रांतों का विभाजन जो है सिखों यानी जिलों में हुआ था। सर्वप्रथम बलबन ने 1289 में सिख का निर्माण किया था। बलबन ने सिख का निर्माण करा। इन्हीं जिलों को लोधी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई है। सिख का प्रमुख सिकदार होता था। सिख का प्रमुख सिकदार होता था और सिख का विभाजन जो है वो परगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? परगना में। अफीफ पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया। कौन? अफीफ पहला इतिहासकार है जिसने परगना शब्द का प्रयोग किया, अफीफ ने। उनके अनुसार फिरोज के काल में दोआब में 55 परगना थे और यहाँ आमिल एवं मुशारिफ नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। ग्राम प्रशासन, सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई जो थी वो ग्राम थी, जहाँ पर खुद या मुकद्दम या चौधरी या जमींदार नामक पैतृक अधिकारी होते थे। नहीं, गाँव में जमींदार चलते थे तो गवई हो जाते थे। वे अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे। किसी जो भी दर है ठीक ठाक है, जिसे किस्मत खूती कहा जाता था। क्या कहते थे? किस्मत खूती। इसके अतिरिक्त वे किसान से सरकारी लगान के अतिरिक्त जो प्राप्त करते थे वह हुकूक खूती कहलाता था। क्या कहलाता था? हुकूक खूती।
अलाउद्दीन ने खूतों का कठोरता से दमन किया। किसका? खूतों का। और उसने उनकी लगान व्यवस्था से हटाकर ग्रामों में केंद्रीय कर्मचारियों जैसे कि आमिल, नवसिंदा, सरहंग एवं मोहसिल की नियुक्ति कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बहियों की निरीक्षण की प्रथा आरंभ की और इब्न बतूता 100 गांवों के मंडल की शासन की इकाई, शादी तथा 84 गांव के समूह का उल्लेख करता है। तो ये भी अभी हम लोग इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्व व्यवस्था कैसी थी? सल्तनत युग की वित्तीय नीति जो थी वो सुन्नी विधियों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी, मतलब जो भी इस्लामिक होती थी उस पर आधारित थी। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने सल्तनत की आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना आरंभ किया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई और फिरोज तुगलक ने केंद्र का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका निश्चित कर दिया था। उसे दोआब से 80 लाख टंकी की आय भी होती थी। कितने? 80 लाख टंकी। तो ये कुछ ऐसे ही थ्योरीज थी जो आपको एक बार रीड करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं जो आपको याद करने हैं। दीवान मुस्तकरज की स्थापना का उद्देश्य बकाया लगान की वसूली करना था। जो लगान बच गया था, पेंडिंग था, उसकी वसूली दीवान मुस्तकरज करता था। बख्शी सल्तनत काल में प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी था। बख्शी कौन? बख्शी। जैनुल आबदीन को बादशाह भी कहा जाता था, बादशाह भी कहा जाता था जैनुल आबदीन। अलाउद्दीन खिलजी का विजय क्रम क्या था? गुजरात था। ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी। फिर रणथंबोर, चित्तौड़, तेलंगाना। ठीक है, एग्जाम में पूछता है ये। गुजरात विजय, रणथंबोर, चित्तौड़, तेलंगाना। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय सुल्तान था। ठीक है। तुगलक साम्राज्य की बात करें, 23 मुक्तकों प्रांतों में विभक्त था तुगलक साम्राज्य। फिरोज शाह तुगलक ने सेना में विशारद का सिद्धांत शुरू करा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी में। अधिराज में विश्वास रखने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। किसमें? अधिराज में विश्वास रखने वाला कौन था? इल्तुतमिश। इक्तादारों की आय का आकलन करने के लिए ख्वाजा, जिसको साहिब दीवान की नियुक्ति बलबन ने करी थी। इक्तादारों की आय का आकलन करने के लिए ख्वाजा की नियुक्ति किसने करी थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुगरिल ने सुल्तान मोगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया था। किसका? लखनौती का शासक। विदेशी यात्रियों को एज्जा कहकर पुकारा जाए। किसको? एज्जा कहकर। फिरोज शाह तुगलक का आदेश क्या है? मतलब फिरोज शाह तुगलक का आदेश था कि जितने भी विदेशी यात्री हैं उनको भैया एज्जा कह के पुकारो। अब क्या कह के पुकारो? एज्जा कह के पुकारो। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लोग अपनी पुत्रियों का विवाह लिपिकों से नहीं करते थे। पुत्रियों का विवाह लिपिकों से नहीं करते थे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रभुत्व पांड्या शासकों ने स्वीकार नहीं किया था। किसने? पांड्या शासकों ने। रकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी। किसको? विद्वानों और पवित्र जनों को। तुर्कों के शासनकाल में भारत की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी भारत की राजकीय भाषा? फारसी। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था और रोजगार कार्यकाल की भी स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मलिक सरवर और मलिक कफूर किन्नर थे भैया। मलिक सरवर और मलिक कफूर कौन थे? किन्नर थे। ठीक है जी, है जी, देखे हो ना, किन्नर थे। बाघेल शासक भीम द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को हराया था। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, भीम द्वितीय ने गौरी को हराया था। तो ये हो गया खिलजी वंश का अंत दोस्तों। बस आपको खिलजी वंश में इतनी चीज़ें सेलेक्टिव हैं जो मैंने आपको फिर से एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे ये वाला ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स एक जगह ऐसे पेज में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो पढ़ा है इसके कुछ जो सेलेक्टिव पॉइंट मैंने बताए हैं वो नोट कर लीजिए। इक्तादारी सिस्टम की किसने क्या बोला, किसने शुरुआत करी। नसीरुद्दीन खुसरोवाल की उपाधि बस याद रख लो। ठीक है, कि पैगंबर का सेनापति इसको कहा जाता था। और ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसने खलीफा की उपाधि ली थी। तो ये कुछ इसके भी 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिल्टर हो जाएंगे, वो नोट कर लो। अलाउद्दीन के बारे में बहुत चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये पूरी नोट करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इंपॉर्टेंट रेटिंग है, ये एग्जाम में पूछता है। ये प्रशासनिक इकाई पकड़ लो। और अलाउद्दीन के प्रमुख विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्रोनोलॉजी जरूर काल क्रम में पूछेगा, सेट करो। ठीक है, तो गुजरात जैसलमेर रणथंबोर, गुजरात जैसलमेर रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, जालौर, एकदम क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। 1298, 1301, 3, 5, 11। ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछने लगा, देख ही चुके हो आप एग्जाम में। और अपना ये हो गया। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अब कल के लेक्चर में अब हम लोग करेंगे कौन सा वन? तुगलक वंश करेंगे कल से शुरू। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। नोट्स प्लीज़ बना लो और आराम से। अभी 500 MCQ भी कराऊंगा इसके। तुगलक वंश कर लेना आराम से। ठीक है, इसके स्लेव खिलजी, तुगलक, फिर सैयद वंश, लोधी वंश खत्म हो जाएगा, फिर मुगल वंश शुरू कर देंगे। बस मिडिवल हिस्ट्री में आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश पढ़ना है। जितना पढ़ा दूंगा बस उतना उतना नोट कर लो। 500 MCQ कर लो, PYQ कर लो, फुल एंड टेस्ट करा दूंगा, बस कुछ नहीं करना। बार बार परेशान मत हो, जो टॉपिक करा रहा हूँ वो करो,
उसके 500 MCQ, PYQ और GS फुल लेंथ बस करके लर्न होना चाहिए। हाँ, लर्न तो ज़रूरी है भाई, ठीक, बिना लर्न कैसे होगा। अगर आप पूरी इंटीग्रेटेड इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं एकदम हमारी प्लान्ड वे में, तो हमारे न्यू ग्रुप एकदम चल रहे हैं, आप ले सकते हो इन नंबरों पे कॉल करके। पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी, कब क्या पढ़ना है उसका आपको शेड्यूल मिलेगा, हर चीज़ आपको बताई जाएगी ताकि आपकी सिलेक्शन में कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है।